स्टूडेंट्स, आज आप अपनी पाठ्यपुस्तक वितान के गद्य खंड में से पाठ पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस पाठ के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। स्टूडेंट्स, आप सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से अवश्य परिचित होंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय को देखें। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। बाबा साहब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ विशेष लोगों का ही विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए यह स्वतंत्रता अधूरी होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस अंश के सारांश को समझते हैं। यह पाठ अंबेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 अर्थात 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। यहाँ लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस प्रथा के समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, लेकिन इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो भी यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उनके प्रशिक्षण या उनकी निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी उभर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता है।
पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। स्टूडेंट्स, अगला अंश है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्यतः होना चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इनसे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन हो वह समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है और इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति जीवन भर दास्ता में जकड़ा रहेगा। दास्ता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों पर द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों में से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास के अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण वहाँ पर संभव नहीं हो पाता। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। इस पाठ के द्वारा लेखक बताते हैं कि भारत के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए समता आवश्यक है। आइए स्टूडेंट्स, अब अभ्यास के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? अथवा जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता? पाठ से उदाहरण देकर समझाइए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है। दूसरा, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है और यह जन्म पर आधारित होता है। तीसरा, भारत में जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों न हो। इससे उसके भूखों मरने की नौबत आ जाती है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो स्टूडेंट्स, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण भी बनती रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर ही एक पेशे से बांध दिया जाता था। इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता या कुशलता का ध्यान नहीं रखा जाता था। उस पेशे से गुजारा होगा या नहीं होगा, इस पर भी विचार नहीं किया जाता था। इस कारण भुखमरी की स्थिति आ जाती थी।
इसके अतिरिक्त संकट के समय भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। भारतीय समाज पैतृक पेशा अपनाने पर ही जोर देता था। उद्योग धंधों की विकास प्रक्रिया व तकनीक के कारण कुछ व्यवसायी रोजगारहीन हो जाते थे। अतः यदि वह व्यवसाय न बदला जाए तो बेरोजगारी बढ़ती है। आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार व विश्वव्यापी परिवर्तनों से जाति प्रथा के बंधन काफ़ी ढीले हुए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशा भी अपना रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, समझाइए। तो स्टूडेंट्स, लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो स्टूडेंट्स, अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। हम उनकी इस बात से सहमत हैं। आदमी की भौतिक स्थितियां उनके स्तर को निर्धारित करती हैं। जीवन जीने की सुविधाएं मनुष्यों को सही मायनों में मनुष्य सिद्ध करती हैं। व्यक्ति का रहन सहन और चाल चलन काफ़ी हद तक उसकी जातीय भावना को खत्म कर देता है। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगी? तो स्टूडेंट्स, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना होता है। उसमें आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल किया है। भ्रातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा। यह सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। इस तरह दोनों लेखों के माध्यम से लेखक ने जाति प्रथा की निंदा की है और साथ ही समाज में भ्रातृता को बढ़ाने हेतु प्रयास करने का संदेश दिया है।